हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियोज़ में हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, उसके विरुद्ध जो जन आंदोलन खड़े हुए, उसके विरुद्ध जो आदिवासी जनजाति वर्ग के लोगों के द्वारा जो विद्रोह किया गया, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व के वीडियोज़ में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा भारत के छोटे छोटे राज्यों को छोटे छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और भारत में अपनी आर्थिक नीतियों के कारण उसने भारतीयों का शोषण किया। और एक तरह से जो भारत एक खुशहाल देश था, भारत जो एक सोने की चिड़िया कहलाती थी, वो एक गरीब देश बन के रह गया। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश सरकार की जो राजनीतिक आर्थिक नीतियों थी, इसके कारण देश के जो लोग थे उनके द्वारा विद्रोह किया जाना, उनके द्वारा आंदोलन किया जाना स्वाभाविक था। सबसे पहले तो विद्रोह किया गया जो यहाँ के अबदस्त नागरिक जो राजा थे, वो जिसको राजगद्दी से बेदखल कर दिया गया था, उनके द्वारा विद्रोह किया गया। बाद में जो सन्यासी वर्ग के लोग थे उनके द्वारा विद्रोह किया गया। और इसी तरह से आदिवासियों और जनजातियों द्वारा विद्रोह किया गया। और इसी की परिणति देखते हैं हम कि 1857 की क्रांति महान क्रांति भी हुई, जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी थी। और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध में कृषकों का आंदोलन हुआ बड़े पैमाने पर। इसी तरह से मजदूरों का आंदोलन हुआ। इसी तरह से जो देश के बुद्धिजीवी वर्ग थे उनके द्वारा सांस्कृतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन किया गया। तो इन सारे आंदोलन को हम एक एक करके अलग अलग वीडियोस में देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियोस में देखते हैं 1857 के पूर्व के जो जन आंदोलन थे और आदिवासी और जनजातीय आंदोलन थे, उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमने इससे पूर्व के वीडियोस में आप लोगों से अनुरोध किया था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने का। तो चलिए आज का वीडियो हम बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। 1857 के जो पूर्व जो आंदोलन हुए उसको हम 3 से 4 भाग में बांट करके देखते हैं। पहला था राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन। दूसरा था अबदस्त जो शासक जो थे उनका आंदोलन, जमींदारों का आंदोलन। और तीसरा था अबदस्त शासकों के जो आश्रित थे उन पर जो थे, जैसे उसकी सेना, उसके अधिकारी, उनका आंदोलन। इसको देखते हैं हम। सबसे पहले राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन को देखते हैं। बंगाल में सबसे पहले चूंकि ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई थी तो विद्रोह भी और आंदोलन भी वहीं से प्रारंभ हुई। सबसे पहले फ़कीर विद्रोह हुआ बंगाल में। इसके नेता थे मजनू शाह और चिराग अली। इनके द्वारा बंगाल में विद्रोह किया गया। जो भू लगान की जो ऊंची दर थी, इन सब को लेकर के। और इस आंदोलन को वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जैसे देवी चौधरानी और भवानी पाठक, इन सब के द्वारा भी समर्थन प्रदान किया गया था। इसी तरह से दूसरा विद्रोह हुआ बंगाल में, सन्यासी विद्रोह, जो कि बंगाल में जो अकाल पड़ा बड़े पैमाने पर, और ब्रिटिश सरकार की जो उसमें उदासीनता थी अकाल से लोगों को बचाने के लिए, उन सबको उनकी पृष्ठभूमि में सन्यासी विद्रोह हुआ। और वहाँ के बुद्धिजीवी जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उनके द्वारा आनंद मठ अपने पुस्तक में भी इस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। इसी तरह से पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी नाम का विद्रोह भी हुआ वहाँ पर, जो उत्तर पूर्व भारत में बिहार, बंगाल के क्षेत्र में हुआ। और इसको टीपू ने, इसके नेता टीपू थे जिसने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। इसी तरह से राजनीतिक धार्मिक आंदोलन में वहाबी आंदोलन था। मूल रूप से इसका उद्देश्य धार्मिक सुधार आंदोलन ही था। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो सैयद अहमद बरेलवी थे, जिसने पटना को अपना केंद्र बनाया था। और इसका प्रारंभ में उद्देश्य था जो ब्रिटिश सत्ता थी उसको उसको एक तरह से ख़त्म करना। इसी तरह से पंजाब में के क्षेत्रों में उसका उद्देश्य था सिख धर्म को, कि जो सिख जो हुकूमत थी उसको ख़त्म करना।
अगला था विद्रोह जो कि कूका विद्रोह था, यह पंजाब में हुआ था। यह भी एक तरह से धार्मिक सुधार आंदोलन था, सिख धर्म में धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसको कि भगत जवाहर मल, जिसको कि वहाँ के लोग सियान सिंह भी कहते थे, और राम सिंह कूका द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियोस में जो भी पढ़ाए गए हैं उसको उसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसको कि आपको बार बार सुनने की ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियोस को, और याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि जो अभदस्त शासक थे और ज़मींदार थे, वो सब उन लोगों के द्वारा भी विद्रोह किया गया। अभदस्त शासक वो थे जिनकी हुकूमत पर, सत्ता पर अंग्रेज़ों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, और ज़मींदार वो थे जिसकी कि ज़मींदारी को अंग्रेज़ों द्वारा जबरन नीलाम कर दिया गया था समय पर टैक्स नहीं देने के कारण। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विद्रोह होता है वो है केरल के त्रावणकोर राज्य में दीवान वेलाटम्पी का। दीवान वेलाटम्पी त्रावणकोर के दीवान थे, लेकिन त्रावणकोर राज्य पर जब सहायक संधि के माध्यम से जब त्रावणकोर पर वेस्ट इंडिया कंपनी ने जब कब्जा कर लिया, तो दीवान वेलाटम्पी द्वारा इसका विद्रोह किया गया था। और इसमें एक बहुत ही विचित्र घटना घटी, और कह सकते हैं कि निर्मम घटना घटी इतिहास में। जब दीवान वेलाटम्पी की गोलियों से छलनी करके अंग्रेज़ों द्वारा मार दिया गया था, उसके बाद भी इसको अलग से लोगों को डराने के लिए इसको मृत्यु के बाद भी इसको फांसी पर चढ़ाया गया था। ये एक बहुत ही निर्मम घटना इतिहास में घटी थी। इसी तरह से किट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह भी हुआ था कर्नाटक के क्षेत्र में, जिसमें रानी चेन्नम्मा के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया गया था। इसमें घटना यह हुई थी कि जो किट्टूर चेन्नम्मा के जो राजा थे, उसकी मृत्यु के बाद उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, जिसके कारण किसी बच्चे को गोद लेकर के उसका उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उस बच्चे को मान्यता नहीं दी गई, उत्तराधिकार के रूप में गोद लेने को मान्यता नहीं दी गई, जिसके कारण यह विद्रोह भड़का था। इसी तरह से सतारा मराठा जो सरदार थे, उसके क्षेत्र सतारा था, उनके राजा को अपदस्थ किया गया था, जिसके कारण बुंद का विद्रोह हुआ था। इसी तरह से तमिलनाडु के जो हथियारबंद जमींदार थे, जिसको कि पालीगर भी कहते हैं, उनके द्वारा पालीगर विद्रोह हुआ था, जिसको बुंदेला विद्रोह भी कहते हैं। इसी तरह से उड़ीसा के क्षेत्र में पाइक विद्रोह हुआ था। पाइक लगान मुक्त भूमि प्राप्त सैनिक था, जो कि राजा के दरबार में रहते थे। इनकी जो ज़मीनें जब छीन ली जाने लगी, तो पाइकों का विद्रोह होने लगा वहाँ के अबदस्त राजा के समर्थन से। अब हम देखते हैं कि जो अबदस्त शासक जो थे, उसके आश्रितों के द्वारा भी आंदोलन किया गया। जैसे कि रामोसी विद्रोह हुआ था। रामोसी वो लोग थे जो कि पूर्व के मराठा साम्राज्य की सेना में ये लोग भर्ती थे, और जब ब्रिटिश सत्ता जब मराठा क्षेत्र पर उनका कब्जा हो गया, तो इन सब को सैन्य व्यवस्था से अलग कर दिया गया था, इन रामोसी लोगों को। तो इनके द्वारा ही बाद में खेती बाड़ी किया जाने लगा, और बढ़ी हुए जो भूमि टैक्स थे, जैसे हमने बताया कि टैक्स 50-60% तक वसूली करते थे ब्रिटिश सरकार, तो बढ़े हुए भूमि टैक्स के विरुद्ध इनके द्वारा विद्रोह किया जाने लगा। इसी तरह से गडकरी विद्रोह हुआ। गडकरी कौन लोग थे? ये मराठा जो साम्राज्य में किले जो थे, उनके किलेदार होते थे, किले के अधिकारी होते थे। इनके द्वारा भी बाद में जो मराठा सल्तनत की हार के बाद इनके द्वारा खेती बाड़ी किया जाने लगा, और इनके द्वारा भी बढ़े हुए भूमि टैक्स के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया गया था। इसी तरह से मराठा क्षेत्र में सामंती विद्रोह भी हुआ, जिसे मराठा सरदार फंड सावंत ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। अब हम देखते हैं जो 1857 से पहले जो आदिवासी और जनजाति विद्रोह हुआ, उनको अभी देख लेते हैं। इस आदिवासी और जनजाति विद्रोह का कारण क्या था, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका कारण था उसकी अक्षुण्णता प्रभावित करना। जो आदिवासी और जनजाति जो लंबे समय से हजारों वर्षों से जंगल में रह रहे थे, उस जंगल पर किसी भी पूर्व के हुक्मरान ने मतलब कि उसकी आज़ादी को, उसकी अक्षुण्णता को प्रभावित नहीं किया था। लेकिन ब्रिटिश शासक ईस्ट इंडिया कंपनी, चूँकि उसका मूल उद्देश्य था भारत से अधिक धन की वसूली, और इसलिए वो वैसे वो हर एक क्षेत्र पर कब्जा कर लेना चाहते थे, जिससे कि राजस्व की वसूली हो सके। क्योंकि जो जंगल के क्षेत्र थे, वहाँ से लकड़ी प्राप्त होती थी, वहाँ से मिनरल्स प्राप्त हो सकते थे, और वहाँ के जो विशाल क्षेत्र थे उसकी ज़रूरत थी, जिस पर वो अपने फसल उपजा सकते थे। साथ ही साथ आदिवासियों को लेबर के रूप में वो इस्तेमाल करते थे। इस कारण से उनके द्वारा जो जंगल थे, जंगल के क्षेत्रों पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, और एक तरह से उसकी अक्षुण्णता जो थी प्रभावित कर दिया गया था। और यहाँ तक कि जो नई लगान व्यवस्था था, जिसमें ज़मींदारों को
जैसे हमने बताया था पहले पिछला वीडियो में कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। यह अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था उनके द्वारा जो आदिवासी क्षेत्र थे उन पर भी लागू कर दिया गया था। एक तरह से ज़मींदारों के द्वारा इसका शोषण किया जाना लगा आदिवासियों का, भोले भाले जो आदिवासी जनजाति थे। और जाहिर सी बात है कि जब ज़मींदारी व्यवस्था का उदय हुआ तो वहाँ पर जो महाजनों और बिचौलियों और लगान वसूली करने वाले एजेंटों का भी आने जाने का क्रम प्रारंभ हो गया, जो आदिवासी क्षेत्र थे। और इन सब के कारण इन जो भोले भाले आदिवासी क्षेत्र थे उनका न सिर्फ आर्थिक शोषण हुआ बल्कि उसका शारीरिक शोषण भी करते थे ये लोग। जैसे कि उसको लेबर के रूप में काम करवाते थे। उनके जो महिलाएं होती थी उनके साथ शारीरिक यौन शोषण करते थे। तो इस तरह से उनकी जो आज़ादी थी आदिवासियों की, जनजातियों की, उसको प्रभावित किया। यहाँ तक कि जो इस ईसाई मिशनरी थे उनके द्वारा भी जो धर्मांतरण की प्रक्रिया की गई, उनको उनका भी जो केंद्र बिंदु था वो आदिवासी ही था, जनजाति था। तो इन सब के कारण से आदिवासियों में एक तरह से विद्रोह, एक तरह से एक असंतोष की भावना उसके अंदर प्रारंभ हो गई। और इसी असंतोष के कारण 1857 के पूर्व बहुत सारे आदिवासी और जनजाति विद्रोह हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इन आदिवासी और जनजाति विद्रोह का स्वरूप बिल्कुल हिंसक होता था और वो काफ़ी संगठित तरीके से अटैक करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और साथ ही साथ जो उनका कोई उद्देश्य ये नहीं था कि आज़ादी मिल जाए, एक अलग राज्य स्थापित कर लें। उनका उद्देश्य सिर्फ केवल केवल था जो महाजन थे, जो वहाँ के ज़मींदार थे, उनसे मुक्ति पाना था। एक तरह से पूर्व की जो व्यवस्था थी, पूर्व की जो उसकी आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी, अक्षुण्णता थी, उसको वो केवल बरकरार रखना चाहते थे और कोई उसका व्यापक उद्देश्य नहीं था। मूल रूप से 1920 से पूर्व तक तो ऐसी ही मतलब व्यवस्था थी, ऐसा ही स्वरूप था जो जनजातीय आंदोलन थे। 1920 के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन उफान पे था तो जो आदिवासी आंदोलन थे बहुत सारे, उनका जुड़ाव एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन से भी होने लगा, जिसको कि हम आगे बताएंगे। तो 1857 तक जो विद्रोह हुआ उसको पहले देख लेते हैं। इसमें 1857 तक जो विद्रोह हुए उसमें मूल रूप से जो विद्रोह थे वो संथाल विद्रोह थे, जैसे जो कि 1855-56 में भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में हुआ था। और इसको नेतृत्व प्रदान किया था सिद्धू और कान्हू, दो भाइयों के द्वारा। और इनका मूल उद्देश्य था बाहरी लोगों का, जिसको वो लोग दिकनाक कहते थे, बाहरी लोगों का अपने जो जंगली क्षेत्र थे, अपने जो क्षेत्र थे उससे खदेड़ करके बाहर करना इनका उद्देश्य था। इनका विद्रोह इतना व्यापक था कि सरकार को मार्शल लॉ लगाना पड़ा, सेना उतारनी पड़ी और सिद्धू और कान्हू को पकड़ने के लिए इनाम तक घोषित करना पड़ा। इसके अतिरिक्त संथाल विद्रोह के अतिरिक्त भी कुछ छोटे छोटे आंदोलन थे, जैसे कि पहाड़िया विद्रोह राजमहल के ही क्षेत्र में हुआ था। इसी तरह से पूर्वी दक्षिण पूर्वी भारत में खोंड विद्रोह हुआ था, जिसको कि चक्र बिश्नोई और राधा कृष्ण दंडसेन द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। इसी तरह से रांची में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक, अब 1920 तक का जो के पूर्व जो विद्रोह हुए उसका हम देख लेते हैं क्या था। इसमें भी जो मुख्य दो विद्रोह थे वो थे मुंडा विद्रोह, जो कि 1893 से 1900 तक 7 वर्ष के दौरान यह विद्रोह घटित हुआ था। और इसका नेता था बिरसा मुंडा, जिसको कि आप सब लोग जानते हैं, झारखंड का प्रतीक ही बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया गया था। और बिरसा मुंडा को इतिहास में उलगुलान या फिर महान हलचल नाम दिया गया है। इनके विद्रोह का कारण भी वही था कि जो इनकी खुटकट्टी या मुंडारी या पारंपरिक जो कृषि की व्यवस्था थी, जिसको कि उसके स्थानीय भाषा में खुटकट्टी या मुंडारी कहा जाता है, उनकी जगह पर ज़मींदारी व्यवस्था को लागू कर देना। अब खुटकट्टी या मुंडारी व्यवस्था क्या थी ये थोड़ा समझ लीजिए। ये व्यवस्था क्या थी, एक तरफ झूम की कृषि जो होती थी, जैसे कि आज भी बहुत सारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये कृषि होती है। इस कृषि व्यवस्था में क्या होता है कि कोई भी आदिवासी किसी भी क्षेत्र में 3 से 4 वर्ष तक खेती करते हैं और जैसे ही उसकी जो उत्पादक क्षमता उस क्षेत्र की कम होती है, वो उस क्षेत्र को छोड़ करके किसी और क्षेत्र में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर वो दूसरी जो है जगह पर जाकर फसल की खेती करने लगते हैं। एक तरह से समझिए कि वो जगह बदल बदल करके कृषि करते हैं। इसी को झूम की खेती या फिर खूंटकट्टी या मुंडारी व्यवस्था की मुंडारी पद्धति कहा जाता था। तो इनका भी उद्देश्य था जो बाहर के लोग थे, जिसको दीकू वो कहते थे,
इनको बाहर करना, उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ना था। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था और जेल में ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। 1920 के पूर्व में और भी कुछ छोटे छोटे आंदोलन हुए आदिवासी के, जैसे कि खारवाड़ विद्रोह, इसी तरह राजस्थान में भील विद्रोह, मध्य प्रदेश गुजरात में नयकदा विद्रोह, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था। लेकिन महत्वपूर्ण था संथाल और मुंडा विद्रोह। इसी तरह से 1920 के बाद भी विद्रोह हुआ। वो विद्रोह था जैसे कि ताना भगत विद्रोह, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ताना भगत और जतरा भगत, देवमनिया भगत के द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था। और इस विद्रोह की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि यह असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाई जा रही थी उससे प्रभावित थे, उसके और उनसे प्रभावित होकर के ही उसके जो कार्यक्रम थे असहयोग आंदोलन के उन्हीं उसी तरह के कार्यक्रम का संचालन इस आंदोलन के दौरान भी, इस विद्रोह के दौरान भी देखने को मिला। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ही चेंचू विद्रोह हुआ था और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ही रंपा विद्रोह हुआ था, जिसको कि गांधीवादी नेता अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था और ये भी गांधीवादी राजनीति से प्रेरित थे। एक तरह ताना भगत और रंपा विद्रोह गांधीवादी राजनीति से प्रभावित होकर के ये विद्रोह हुआ था। इसी तरह से जो सीमांत क्षेत्र थे भारत के, जैसे कि उत्तर पूर्व के क्षेत्र, वहाँ पर भी जो आदिवासी जो लोग रहते थे उनके द्वारा भी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से जो मतलब कि प्रभावित होकर के उनसे उनके विरोध में उनके द्वारा आंदोलन किया गया था। जैसे कि असम में खासी का विद्रोह हुआ था जिसको कि राजा वीर सिंह ने नेतृत्व किया था। इसी तरह से असम में ही अहोम विद्रोह हुआ था जिसको कि गोमधर कुंवर के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और इसी तरह से नागा विद्रोह हुआ था जो कि काफ़ी फेमस भी था। इसको नेतृत्व किया था जदोनांग ने और रानी गैडिनलियू ने किया था। इतिहास में रानी गैडिनलियू का काफ़ी अहम योगदान है। और ये नागा विद्रोह जो हुआ था उसको राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी जो मतलब थी प्रसिद्धि मिली थी। इस आंदोलन को जो राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े बड़े नेता थे, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा इसको समर्थन प्रदान किया गया था नागा विद्रोह को। इसी प्रकार से अन्य विद्रोह भी हुए थे, जैसे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्र में जंगम सत्याग्रह हुआ था। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था चौकीदारी टैक्स आंदोलन। चौकीदारी टैक्स न अदा करने का आंदोलन चला था। यह आंदोलन चला था बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियोज़ में देखा कि 1857 की क्रांति, महान क्रांति से पूर्व ही छोटे छोटे आंदोलन, छोटे छोटे विद्रोह प्रारंभ होने शुरू हो गए थे और इसी की जो है लास्ट में अंतिम कड़ी थी 1857 की क्रांति, जिसके कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हुकूमत थी इस देश से सब दिन के लिए ख़त्म हो गई थी और सत्ता ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया गया था। तो आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन जाते जाते आप लोगों से एक गुजारिश है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल अभी काफ़ी नया है और आप लोग जितना इसको सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।